हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप किसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है एक प्रेरणादायक प्रसंग। बच्चों यहाँ पे प्रेरणाक लिखा है, इसकी जगह पे हो प्रेरणादायक। यहाँ पर आप थोड़ा सा खुद ही सुधार कर लीजिएगा। प्रेरणादायक यानी कि प्रेरणा प्रदान करने वाला प्रसंग यानी कि कहानी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। सुप्रसिद्ध कथाकार शिवानी द्वारा रचित यह कहानी सचमुच में जिन खोजा तिन पाइया कहावत को चरितार्थ करती है। बच्चों, जिन खोजा तिन पाइया क्या मतलब है इसका? जिसने खोजा उसने ही पाया, यानी कि जो क्या करता है, किसी चीज़ की खोज करता है वही उसको पा सकता है, जो नहीं करता उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है। इसमें अटूट धैर्य और साहस के साथ लक्ष्य तक पहुंचने की साधना का वर्णन है। कहानी की नायिका डॉक्टर चंद्रा का अदम्य साहस और परिश्रमशीलता उसे अपने लक्ष्य की चोटी तक पहुंचा देती है। कितने विकलांगों को इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी। तो बच्चों, कथाकार शिवानी द्वारा लिखी गई यह कहानी है और बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। बच्चों, विलक्षण व्यक्तित्व क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में क्या हो, सबसे अलग हो, विलक्षण, अलग ही लक्षणों वाला हो, वो क्या होता है? विलक्षण व्यक्तित्व। विधाता यानी कि परमेश्वर, ईश्वर, जिसे स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। रिक्तता यानी खाली स्थान, खाली जगह। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात यानी कि अचानक से, अकारण, बिना कारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न करना यानी कि अलग करके या उसे क्या कर देना, खराब करके उससे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। बच्चों, आप लोग के साथ भी कुछ गलत होता है तो आप भी क्या कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो सीधे सीधे दोष किस पर लगता है? विधाता यानी कि ईश्वर पर। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है। अभिशप्त यानी कि जिसको एक तरीके का साप मिला हो। काया यानी कि शरीर, एक ऐसा शरीर जिसको जो क्या हो, शापित हो, जिसको श्राप दिया गया हो, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है। विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का अहाता यानी कि आंगन हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका यह आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। आश्चर्यचकित रह जाना यानी कि मैं क्या हो जाती थी? हैरान हो जाती थी उसे ऐसे देखकर कि वो खुद ही अपनी व्हीलचेयर चला के क्या कर रही है, अपने आप पर ही निर्भर है। ठीक जैसे कोई मशीन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को, नियति यानी कि अपने भाग्य के, प्रत्येक यानी हर एक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और साहस से झेलती। बच्चों, अमानवीय धैर्य, ऐसा धैर्य जो मानवों के पास नहीं होता है।
ज़्यादातर मानव क्या करते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मानव धैर्यवान नहीं होते हैं। लेकिन धैर्य की भी क्या वहाँ पे पराकाष्ठा थी, इसीलिए उसको कह दिया है अमानवीय धैर्य। एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे देवांगना से कम नहीं लगी। देवांगना यानी कि अप्सरा से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा, उजले वस्त्रों व सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने और अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांस पिंड मात्र। निष्प्राण यानी कि ऐसा लगता है कि उसमें क्या है, प्राण ही नहीं है, वो बिल्कुल कैसा है, निष्प्राण है। और साथ ही मांस पिंड, ऐसा लगता है कि केवल मांस का क्या है, एक टुकड़ा है, लेकिन वो सदा क्या रहती है, प्रफुल्ल यानी कि खुश रहती है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। विषाद यानी कि दुख या उदासी की। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य बुद्धि दीप्त यानी कि ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में क्या है, एक अलग सी रोशनी है बौद्धिकता की। और अदम्य उत्साह प्रतिपल प्रतिक्षण यानी कि हर एक पल में हर एक क्षण में उत्कृष्ट जिजीविषा। बच्चों जिजीविषा यानी कि जीने की क्या, जिसको जीने की क्या आती है, जीने की कला आती है, उसको कहते हैं जिजीविषा। जीवन के प्रति जो क्या करते हैं, हर हालत में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनके जीवन जीने की जो कठिन परिस्थितियों में भी कला होती है वो कहलाती है जिजीविषा। और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं, और उसकी क्या थी, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं यानी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं भी थी। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं। बच्चों, कंठगत हो जाना यानी कि प्राण गले में आ जाते हैं, जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। यानी कि शरीर तो उसका काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है, उसका जो आत्मविश्वास है वो क्या कर रहा है, उसको जीवंतता प्रदान कर रहा है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह IT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो। निर्जीव यानी कि उसमें कोई भी हरकत नहीं होती थी, वो एकदम सुन्न पड़ गया था। उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा, नियति यानी कि अपने भाग्य को अंगूठा दिखाते हुए अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। उसने क्या किया, शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी उसने PhD करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो बच्चों सोचिए कितनी बड़ी जिजीविषा होगी उसकी, जबकि उसका आधा शरीर काम ही नहीं कर रहा है, फिर भी वो लड़की डॉक्टरेट कर रही है। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपने संचालन को सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई।
समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की स्फुटता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। बच्चों, सुदीर्घ यानी कि बहुत लंबे समय तक उसने क्या किया था? कठिन अभ्यास और यातनाप्रद भूमिका। और इसके लिए उसने बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारे कष्ट सहे थे और लगातार कठिन अभ्यास किया था। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। बच्चों देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टरेट के लिए, और वो अपंग होते हुए भी क्या करा उन्होंने? सबसे पहली डॉक्टरेट पाने वाली भारतीय बनी। जब इसे सामान्य ज्वर से चौथा पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। सामान्य ज्वर यानी कि जो नॉर्मल फीवर होता है उससे क्या हो गया? चौथी बार पक्षाघात, यानी कि उसका शरीर बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल सुन्न पड़ गया और सर्वांग अचल हो गया। सारे अंग कैसे हो गए? और बिल्कुल स्थिर हो गए। भयभीत होकर हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप पैसा व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। बच्चों, कष्ट साध्य उपचार यानी कि कष्ट से भरा हुआ उपचार यानी कि इलाज। और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपर धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी। बच्चों, जिह्वाग्र यानी कि जिह्वा का अग्रभाग। बंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। और फिर कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिहर बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। छत विछत शरीर में
असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। तो बच्चों लेखिका बता रही हैं कि मुझे कैसा लगता था, उसको देख करके, उस लड़की को देख करके ऐसा लगता था जैसे वो राणा सांगा की स्मृति उसमें हो। राणा सांगा जिस प्रकार छत विछत शरीर में असंख्य घावों को लेने के बाद भी उनका क्या था, आभा मंडित भव्य मुद्रा। उनके पूरे मुद्रा में, उनके पूरे शरीर में एक अलग सी आभा थी, एक अलग सा तेज था। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? जब मैंने ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। तो बच्चों आपने देखा कि क्या था, वो लड़की अपंग थी, फिर भी उसकी क्या थी, संगीत में बहुत रुचि थी, पेंटिंग में बहुत रुचि थी, चित्रकला में रुचि थी, और साथ ही पढ़ाई में भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और होशियार थी। अपने एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती डॉक्टर चंद्रा, और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टरेट बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे JC बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही थी, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। बच्चों जननी यानी कि माता। नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास। अधर यानी कि होठों पर ऐसा लगता था जैसे क्या है, विजय का उल्लास है। जूड़े में पुष्पवेणी यानी कि जूड़े में क्या लगाए रहती थी वो, गजरा। पुष्पवेणी यानी कि गजरा। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो बच्चों ये प्रेरणादायक कहानी लिखी थी शिवानी ने, और आपने देखा कि कैसे एक विकलांग बालिका, एक अपंग लड़की अपने जिजीविषा से, अपने अंदर की अंतर शक्ति से कैसे वो पढ़ाई में अच्छी बनी, कैसे वो इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखती थी, कैसे वो इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग करती थी, और इसके साथ ही उसने क्या किया, डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। तो बच्चों इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप तो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो आप तो उससे भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और सफलता के बहुत ऊंचे आकाश को छू सकते हैं। और अगर आप में गलती से ईश्वर ने कोई ऐसी कमी दे भी दी है तो उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और अपनी पूरी लगन से जुट जाइए, निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा।